नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 11 जून दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विक्रम 2078 है। 11 जून को देश दुनिया में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच के संसार में क्या क्या खास घटनाएं हुई उस पर चर्चा करते हैं। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए आद्योपांत देखने की गुजारिश है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं होता और मेरे लिए किए गए परिश्रम का यही पारितोषिक है। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र में अहम रोल निभाने के लिए भारत का चयन, गूगल द्वारा बनाया गया इंसानी दिमाग का सबसे बारीक नक्शा और क्या इंसान सचमुच में 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के एक अहम ऑर्गन, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक के लिए चुना गया है। ये यूएन प्रमुख 6 भागों में से एक है। भारत को वर्ष 2022-24 के लिए चुना गया है। भारत अब इसके 54 सदस्यों में से एक है। ये परिषद संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अहम भूमिका अदा करती है। ये संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा केंद्र है जहां पर डिबेट के जरिए विचारों का आदान प्रदान किया जाता है कि आगे बढ़ने और यूएन के लक्ष्य पूरा करने का मार्ग कैसे तय किया जाए। ये संयुक्त राष्ट्र की बैठकों और सम्मेलनों के लिए भी उत्तरदायी है। भारत को इस परिषद का सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के तौर पर चुना गया है। इसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान शामिल थे। अफ्रीकी देशों में से मॉरिशस, ट्यूनेशिया, तंजानिया, एस्वाटिनी और कोट डी आइवोरे को, पूर्वी यूरोपीय देशों में से क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन देशों से वेल्जी, चिली और पेरू को इसके लिए चुना गया है। जनवरी से दिसंबर 2022 के लिए ग्रीस, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और इजराइल को चुना। विदित हो कि भारत फिलहाल वर्ष 2021-22 के लिए यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है। जहां तक इकोसोक की बात है तो इसका गठन 1945 में किया गया था। ये यूएन के 6 प्रमुख भागों में से एक है। इसके 54 सदस्यों को जनरल असेंबली द्वारा 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। क्षेत्रीय आधार पर इसमें किसी को सदस्यता मिलती है, जैसे अफ्रीकी देशों के लिए 14, एशियाई देशों के लिए 11, यूरोपीय देशों के लिए 6, दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए 10, कैरिबियाई और पश्चिम यूरोप समेत कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए 13 सीटें हैं। गूगल ने बनाया इंसानी दिमाग का सबसे बारीक नक्शा। इंसान के दिमाग का अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। यह इतना जटिल है कि कभी किसी हिस्से की स्टडी होती है तो कभी किसी अन्य हिस्से की, लेकिन पूरे दिमाग का नक्शा या उसके काम करने की बारीक जानकारी किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। इसीलिए गूगल कंपनी ने इंसानी दिमाग के एक हिस्से का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है, जिसमें उसके अंदर के न्यूरॉन्स, उनका आपसी कनेक्शन तक बारीकी से दिख रहा है। इसमें बताया गया है कि एक न्यूरॉन्स के करीब 4000 नर्व फाइंडर जुड़े होते हैं। इस मैप की बदौलत न्यूरो साइंटिस्ट को काफ़ी मदद मिल सकती है। गूगल ने दिमाग के एक बेहद छोटे हिस्से का नक्शा बनाया है। इसमें
50,000 कोशिकाएं थी। ये सारी की सारी 3 डायमेंशनल थी। नक्शा भी 3 डायमेंशनल बनाया गया है। ये सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में करोड़ों बारीक टेंड्रिल्स के जाल से जुड़ी रहती हैं। इन टेंड्रिल्स की वजह से 13 करोड़ कनेक्शन बने थे, जिन्हें सिनेप्सेस कहते हैं। इस छोटे से हिस्से के नक्शे को बनाने में जो डेटा लगा है वह 14 पेटाबाइट्स 1.4 बेटाबाइट्स यानी आम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी से 700 गुना ज़्यादा है। कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में स्थित गूगल रिसर्च के साइंटिस्ट ने बताया कि यह डेटा इतना बड़ा था कि रिसर्चर इसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाए। यह इंसान के जीनोम की तरह है, जो 20 साल बाद पहली बार डिकोड किया जा सका है। यानी एक जीनोम को डिकोड करने में और उसे समझने में दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को 2 दशकों का समय लग गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कैथरीन डुलेक का कहना है कि यह पहली बार है जब हमने दिमाग के किसी हिस्से की असली तस्वीर देखी है। इसे देखना भावनात्मक रूप से जोड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही साइंटिस्ट जेफ लिचमैन और उनके टीम ने 45 वर्षीय महिला के दिमाग का छोटा सा हिस्सा स्कैन किया है। उस महिला को मिर्गी के दौरे आते थे। यह एक अलग प्रकार की मिर्गी थी जिसका दवाओं से इलाज नहीं हो रहा था। उस महिला की सर्जरी की गई। उसके दिमाग से हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा निकाल दिया गया जो मिर्गी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस काम से पहले सर्जन को पहले उनके दिमाग से कुछ स्वस्थ ऊतकों यानी टिश्यू को निकालना था ताकि वे हिप्पोकैम्पस की जगह उसे प्रत्यारोपित कर सकें। यहीं पर जैक लिचमैन की टीम का काम शुरू होता है। उन्होंने उन स्वस्थ ऊतकों में से कुछ हिस्सा काट कर रख लिया, उसे ओस्मिनियम जैसे हेवी मेटल से स्टेन किया ताकि हर कोशिका की बाहरी परत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच दिखाई दे। इसके बाद जेफ लिचमैन की टीम ने इन ऊतकों को रेसिन में डालकर सख्त किया। उसके बाद इन ऊतकों के 30 नैनोमीटर चौड़ाई की बारीक परतों में काट दिया गया। यह इंसान के बाल के आकार का करीब 1000वां हिस्सा होता है। उसके बाद हर परत को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के नीचे डालकर उसे स्कैन किया गया। उन्होंने 2 डायमेंशनल परतों से 3 डायमेंशनल नक्शा बनाना शुरू किया। मशीन लर्निंग के जरिए टेंड्रिल्स को फिर से बनाया। इन्हीं टेंड्रिल्स के जरिए एक न्यूरॉन सेल एक दूसरे से जुड़ता है। यह दिमाग के बेहद छोटे हिस्से का नक्शा है। इसे बनाने के लिए फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग fMRI का सहारा लिया गया है। इस तकनीक से दिमाग के अलग अलग हिस्सों में क्या काम होता है उसका पता चलता है। दिमाग से मिलने वाले डेटा को क्यूबिक मिलीमीटर में प्रोड्यूस किया गया ताकि MRI स्कैन के एक पिक्सेल के बराबर होता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर। यह जटिल काम था क्योंकि एक पिक्सेल के अंदर इतना बड़ा डेटा नहीं आ सकता था। ये डेटा बताता है कि आगे और भी नए खुलासे होंगे। इस टीम ने यह बता दिया है कि दिमाग के अंदर की वायरिंग कैसे होती है। आमतौर पर एक टेंड्रिल एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन पर जाकर खत्म हो जाता है। यह एक सिनेप्सिस बनाता है, दुर्लभ मौकों पर 2 या 4, लेकिन कुछ ऐसे टेंड्रिल्स भी होते हैं जो 20 सिनेप्सिस बनाते हैं, वह भी एक ही न्यूरॉन पर। यानी एक इकलौता टेंड्रिल किसी भी न्यूरॉन को सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। इसी वजह से जेफ लिचमैन इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि मल्टी सिनेप्सिस
कनेक्शन की वजह से ही लोगों का व्यवहार बदलता है या बुरा होता है। जेफ का कहना है कि आपका दिमाग कई तरह से काम करता है, जैसे संज्ञान लेना, तर्क करना, सोचना, पहेली में उलझना या निर्णय लेना आदि। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप ऑटोमेटिकली करते हैं, हालांकि वो चीज़ें आपको जेनेटिकली नहीं मिली होती, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट देखकर कार को रोक देना। यह एक अत्यधिक मजबूत कनेक्शन के द्वारा भेजा गया संदेश है जिस पर हमारा शरीर अपने आप काम करता है। इस टीम ने रहस्यमयी न्यूरॉन्स के जोड़े खोजी हैं। यह दिमाग के कॉर्टेक्स हिस्से में काफ़ी गहराई में था, जिसे अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं देखा। यह दोनों तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में थी, लेकिन एक ही धुरी पर। इसकी वजह क्या है यह किसी को पता नहीं, लेकिन उसकी जांच करने से दिमाग को लेकर एक बड़ा खुलासा हो सकता है। दिमाग का नक्शा बनाने की प्रक्रिया, उसके कनेक्शन को देखना या दिमाग के रहस्यों की जांच करने की शुरुआत 1980 से हुई थी। तब पहली बार वैज्ञानिकों ने एक वार्म कैनोरिविडिस इलिगेंस के 302 न्यूरॉन्स का नक्शा बनाया था। साल 2020 में भी चूहे को पूरे दिमाग के नक्शा बनाने के पक्ष में आवाज़ उठ रहा था। नक्शा बनाया वह इंसान के अभी बनाए गए नक्शे से सिर्फ 1000 गुना ज़्यादा बड़ा था। क्या इंसान सचमुच में 150 वर्ष जी सकता है? हम में से ज़्यादातर लोग 80 वर्ष के आसपास जीने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उम्मीद से आगे जाकर 100 वर्ष से अधिक जी जाते हैं। ओकिनावा, जापान और सार्डिनिया, इटली जैसे स्थानों में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी उम्र का सैकड़ा पार कर चुके हैं। इतिहास के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर फ्रांस की महिला जिन कैलमेंट का नाम लिया जाता है, जो 122 वर्ष की थीं। वह 1875 में पैदा हुई और उस समय औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 43 वर्ष की थी। ऐसे में एक सवाल जो लोग सदियों से पूछते आ रहे हैं कि दरअसल मनुष्य कितने समय तक जीवित रह सकता है। एक ओर जहां औसत जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, पिछले अध्ययनों ने इस सीमा को 140 वर्ष की आयु के करीब रखा है, लेकिन हाल ही के एक अध्ययन में कहा गया है कि मानव जीवन काल की सीमा 150 वर्ष के करीब है। जीवन प्रत्याशा और जीवन काल की गणना के लिए सबसे पुराना और अभी भी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका गोमपर्टज समीकरण है। इस संबंध में पहला आकलन 19वीं शताब्दी में किया गया था कि बीमारी से मानव मृत्यु दर समय के साथ तेजी से बढ़ती है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि कैंसर, हृदय रोग और अन्य संक्रमणों से आपकी मृत्यु की संभावना हर 8 से 9 साल में लगभग दोगुनी हो जाती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे सूत्र में बदलाव किया जा सकता है कि कैसे विभिन्न कारक किसी आबादी के जीवन काल को प्रभावित करते हैं। गोमपर्टज गणना का उपयोग स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की गणना के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि ये कंपनियां यह जानने की इच्छुक रहती हैं कि क्या आप धूम्रपान करते हैं, क्या आप विवाहित हैं या ऐसा ही कुछ और, जिससे वह यह अनुमान लगा सके कि आप कितने दिन और जिएंगे। हम कितने समय तक जीवित रहेंगे यह पता लगाने का एक तरीका यह है कि उम्र के साथ हमारे अंगों की कार्य क्षमता कैसे और कितनी घटती है। अंगों की घटती कार्य क्षमता का मिलान हम अपनी उम्र से करते हैं। उदाहरण के लिए आँख का कार्य और व्यायाम करते समय हम कितनी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ गिरावट का एक सामान्य रूप देखते हैं। अधिकांश गणनाओं से संकेत मिलता है कि औसत व्यक्ति के अंग लगभग 120 वर्ष तक होने तक काम करेंगे, लेकिन ये अध्ययन लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें घटती भिन्नता को भी उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों की किडनी भी कार्य क्षमता उम्र के साथ तेजी से कम होती जाती है, जबकि अन्य में ऐसा नहीं होता।
अब सिंगापुर, रूस और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अधिकतम मानव जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। एक कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हुए वे अनुमान लगाते हैं कि मानव जीवन की सीमा लगभग 150 वर्ष है। स्वाभाविक रूप से आपकी मृत्यु की संभावना और बीमारी से आप कितनी तेजी से और पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं के बीच एक संबंध होना चाहिए। यह आपका सामान्य शारीरिक संतुलन बनाए रखने का एक मापदंड है। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ इस संतुलन को बनाए रखने की क्षमता कम होती जाती है। आमतौर पर व्यक्ति जितना कम उम्र का होता है, बीमारी से उतनी ही तेजी से ठीक होता है, लेकिन इस प्रकार के अनुमान यह मानते हैं कि मौजूदा बड़ी उम्र की आबादी को नए प्रयोगों का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, जैसे कि सामान्य बीमारियों के लिए उन्हें कोई नया चिकित्सा उपचार नहीं मिलेगा। हालांकि इस दिशा में प्रगति तो होती है, लेकिन उसका लाभ कुछ लोगों को मिल पाता है, दूसरों को नहीं। उदाहरण के लिए आज जन्म लेने वाला बच्चा अपनी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए लगभग 85 वर्षों की चिकित्सा प्रगति पर भरोसा कर सकता है, जबकि आज जो व्यक्ति 85 वर्ष का है उसे अपनी जीवन प्रत्याशा के लिए वर्तमान चिकित्सा तकनीकों तक ही सीमित रहना होगा। अध्ययन के अनुसार अधिकतर जीवन काल के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है अच्छा जीन, जो 100 वर्ष से अधिक जीने की अच्छी उम्मीद जगाता है। दूसरा एक उत्कृष्ट आहार और व्यायाम योजना, जो जीवन प्रत्याशा में 15 साल तक जोड़ सकती है। और अंत में तीसरा है समय के साथ उपचार और दवाओं के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि, जो स्वस्थ जीवन काल को बढ़ा सकती है। वर्तमान में सामान्य स्तनधारियों के स्वस्थ जीवन काल को 15 से 20% तक बढ़ाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उम्र बढ़ने की जीव विज्ञान के बारे में हमारी समझ अधूरी है। लेकिन प्रगति की वर्तमान गति को देखते हुए हम विश्वासपूर्वक जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुँचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।